हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल लिक्स ऑफ स्टडी। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मादा जनन तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले हम लोग इसकी बेसिक जो इसके ऑर्गन्स है या फिर इसके जो पार्ट्स है उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिर उनको डिटेल में उनकी स्टडी करेंगे, देखना। तो हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा आज का, मादा जनन तंत्र। मादा जनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है ना। जैसे हम लोगों ने पीछे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है, तो उसमें जैसे पढ़ा था वैसे हम लोग इसमें भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग देखेंगे जो मादा जनन तंत्र है, ठीक है ना, उसके अंदर जो प्राथमिक लैंगिक अंग है, प्राथमिक लैंगिक अंग है वो कौन होता है। वहां पे हम लोगों ने देखा था प्राथमिक लैंगिक अंग या प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन या प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है, वृषण होता है। और यहां पर कौन सा होगा, अंडाशय होगा, ठीक है ना, अंडाशय या ओवेरी। बेसिक बातें करेंगे एक बार के लिए, ठीक है। अंडाशय के बाद में हम लोग देखते हैं 2 नंबर पे इसकी सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती है, तो सहायक नलिका में इसमें हो जाएगी सबसे पहले, ठीक है ना, अंडवाहिनी। अंडवाहिनी जिसको हम लोग डिंब वाहिनी भी बोलते हैं, डिंब वाहिनी। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में कौन आ जाएगा, 2 नंबर पे हम लोग देखेंगे गर्भाशय। गर्भाशय या यूटेरस, यूटेरस, ठीक है ना। और 3 नंबर पे इसमें हो जाएगा ग्रीवा नाल या ग्रीवा मान लेते हैं हम लोग, है ना, ग्रीवा, ठीक है ना, सर्विक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगी इसकी सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाओं के बाद में हम लोग देखते हैं कि जो मादा होती है उसके अंदर बाह्य जननांग भी पाए जाते हैं कुछ, उनको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो हो जाएंगे इस पे 3 नंबर पे इसके बाह्य जननांग या बाह्य एक्सटर्नल जेनेटेलिया, बाह्य जननेंद्रिया, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इसको जननेंद्रिया शब्द दे रखा है, एक्सटर्नल जेनेटेलिया। तो बाह्य जननांग में कौन कौन आएगा इसमें देखना, इसमें हो जाएगा 1 नंबर पे क्लाइटोरिस या फिर उसको देख लेते हैं जघन सेल। जघन सेल, ठीक है ना। और इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोल देंगे, मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हम लोग देखते हैं बेसिक्स इसकी बातें। इसके अलावा हो जाएगा भग शेप। भग शेप डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा, आपको सभी चीजें आराम से समझ में आएगी, ठीक है ना। टेंशन फ्री हो जाओ, हर चीज डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा। भग शेप, और वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी चीजें आपको एकदम क्लियरली समझ में कंसिडर कर पाओगे आप, ठीक है ना। भग शेप, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, क्लाइटोरिस। आगे देखना, ठीक है ना। फिर हो जाएगा इसमें 3 नंबर पे वरहद भगोष्ठ। वरहद भगोष्ठ, और इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया। लेबिया मेजोरा। मेजोरा, ठीक है ना। फिर हो जाएगा इसके अंदर लघु भगोष्ठ। लघु भगोष्ठ, ठीक है ना। और इसको हम लोग बोल देंगे लेबिया माइनर या लेबियम माइनर, ठीक है ना, लेबिया माइनर। ओके, ठीक है ना। आप सभी बच्चे समझ रहे होंगे कि अभी हम लोगों ने बेसिक बातें की है, ठीक है। ये हो जाएंगे इसके बाह्य जननांग। और अब हम लोग देख लेते हैं इसमें सहायक ग्रंथि कौन सी होती है, देखना। सहायक ग्रंथि या हेल्पिंग ग्लैंड कौन सी होती है, ठीक है। तो सहायक ग्रंथि इसके अंदर कौन सी हो जाएगी, बर्थोलीन ग्रंथि। बर्थोलीन ग्रंथि, बस
एक ही पढ़ेंगे, एक से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मादा के अंदर केवल एक ही होती है और नर के अंदर इससे ज्यादा होती है। एक बार बेसिक सा रिवीजन देख लेते हैं वापस। ठीक है ना, हमारा टॉपिक है मादा जनन तंत्र और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। प्राथमिक जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? अंडाशय या ओवेरी होता है। जो सहायक नलिकाएं होती है, ठीक है ना, सहायक नलिकाएं में कौन कौन सी आ जाएगी? अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब बोल देंगे इसको अन्य नाम। और गर्भाशय हो जाएगा यूटेरस और गिरवा हो जाएगी। ठीक है, फिर देखना बाह्य जननांग। बाह्य जननांग में कौन से होंगे? जघन सेल या मोन्स प्यूबिस, और उसके बाद भग सेप या क्लाइटोरिस, और वरद बगोस्ट या लेबिया मेजोरा, लघु बगोस्ट या लेबिया माइनर। ठीक है, और फिर इसके अंदर एक आती है सहायक ग्रंथि, कौन सी? बर्थोलिन। इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। ये हो गया हमारा जो ब्लूप्रिंट बन गया। ठीक है ना, माइंड में बना लिया हम लोगों ने किसका? मादा जनन तंत्र का। ये पॉइंट हमें पढ़ने हैं। अब हम लोग इनको एक एक पॉइंट को आराम से डिटेल में पढ़ते हैं, तो चलते हैं। ठीक है, पहले हमारा एक नंबर हो जाएगा प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा? अंडाशय, या फिर डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं सभी ना। देखा डायग्राम के थ्रू समझाने जितना बड़ा अपने पास बोर्ड नहीं है। ठीक है, तो एक बार ऐसे समझते हैं, फिर लास्ट में डायग्राम भी देखते चलेंगे। चलो फिर भी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। देखना आप लोग, जो मादा जनन तंत्र होता है उसमें जो प्राथमिक लैंगिक अंग होता है कौन होता है? अंडाशय होता है, ओवेरी होता है। मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग कौन सा होता है? अंडाशय होता है। तो पहला पॉइंट ही क्या हो जाएगा अंडाशय के अंदर? यह है मादा जनन तंत्र का, यह है मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। ठीक है ना, प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। बेसिक सा पहला पॉइंट तो यही याद करना अपने को। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, तो ये क्या कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ठीक है, बेसिक सी बात है। जो अंडाशय होता है यह मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है और यह एक जोड़ी होता है। और एनसीईआरटी में इसकी लंबाई भी कंसीडर कर रखी है, तो वो भी देख लेते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है? 2 से 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अंडाशय की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। फिर हम लोग देखते हैं कि अंडाशय जो होता है इसमें किसका फॉर्मेशन होता है? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, मतलब मादा युग्मक बनता है। ठीक है ना, क्या होता है इसमें? मादा युग्मक का, अंडाशय में मादा युग्मक, और मादा युग्मक कौन सा होता है? अंडाणु। ठीक है ना, मादा युग्मक अंडाणु या ओवा का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण होता है। ये बेसिक से पॉइंट है, डायरेक्ट फिर डायग्राम के द्वारा भी हम लोग लास्ट में देख लेंगे एक एक चीज को। ठीक है ना, एक बार बेसिक सही से देख लेते हैं। ये जो अंडाशय होता है ये मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यह एक जोड़ी होता है और इसकी जो लंबाई है वो कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है और मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण करता है। आगे देखते हैं हम लोग इसके अंदर देखना इससे। ठीक है, बेसिकली 3 हार्मोन्स हम लोग पढ़ेंगे जो जिनका फॉर्मेशन कहां होता है? अंडाशय में होता है। तो मैं इसे बोल देता हूं, इससे प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, वह एस्ट्रोजन। ठीक है, 2 हार्मोन हो गए, एक और पढ़ेंगे अभी ना। प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण होता है। और ये दोनों ही हार्मोन कैसे है? स्टीरॉयड हार्मोन है। दोनों ही हार्मोन कैसे है? स्टीरॉयड हार्मोन है। ठीक है ना, ठीक है, इससे प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण होता है तथा ये दोनों ही हार्मोन स्टीरॉयड हार्मोन होते हैं। इसके अलावा अंडाशय से एक प्रोटीन हार्मोन भी क्या होता है? सिंथेसिस होता है। ठीक है ना, अंडाशय से प्रोटीन हार्मोन कौन सा? रिलैक्सिन।
रिलैक्सिन का भी निर्माण होता है। अब सर इन हार्मोन की बात हम लोगों ने कर ली, तो हम लोग बेसिक सा इनका जो वर्क है, कार्य, वो भी देख लेते हैं। ठीक है ना। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, ठीक है ना, ये क्या करता है, ये मादा के अंदर जो अपना मेन्स्ट्रुअल साइकिल है उसको क्या करता है, नियंत्रित करता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन मादा के अंदर मेन्स्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्कर, ठीक है ना, उसको नियंत्रित करता है। दूसरा, ये गर्भावस्था को बनाए रखता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के दो कार्य हो जाएंगे, एक तो ये मेन्स्ट्रुअल साइकिल को क्या करता है, नियंत्रित करता है, और दूसरा ये क्या हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन गर्भावधि या गर्भावस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। फिर हम लोग बेसिक सी बातें करते हैं। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ठीक है ना, एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है, ये क्या करता है, मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक गुण लक्षणों का निर्धारण करता है। ठीक है ना। तो लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बेसिक सी बातें मैं आपको बता रहा हूं, आगे इनको डिटेल में पढ़ने वाले, क्योंकि हार्मोन का टॉपिक हमारे सिलेबस में है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक गुण लक्षणों का निर्धारण करता है। आप लिख लेना, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा का वैसा। और द्वितीयक लैंगिक गुण लक्षण कौन से, सेकेंडरी जो होते हैं ना अपने अंदर सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से, जैसे मादा के अंदर हम लोग देखेंगे तो आवाज का, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूं ना, एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के द्वितीयक लैंगिक गुण लक्षणों का निर्धारण करता है। कौन कौन से, जैसे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, मादा के अंदर है तो आवाज का मधुर होना, ठीक है ना। दूसरा हम लोग देखते हैं स्तन ग्रंथियों का विकास होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना। तीसरा, एक मेन इंपोर्टेंट काम हम लोग देख लेते हैं कि महिला के अंदर आर्तव चक्कर का प्रारंभ, सबसे पहले आर्तव चक्कर का प्रारंभ कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है। तो मादा में आर्तव चक्कर की क्या करता है, शुरुआत करता है। बेसिक सी बातें हो गई, ठीक है ना। एक बार इनका फिर से रिवीजन देख लेते हैं कि जो अंडाशय होता है, ओवेरी होता है, यह मादा जनन तंत्र का प्राथमिक लैंगिक अंग होता है। यह एक जोड़ी वन पेयर होता है। इसकी जो लंबाई होती है 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। मादा युग्मक अंडाणु का निर्माण होता है। जो अंडाशय उसमें मादा युग्मक में फीमेल गेमेट अंडाणु का फॉर्मेशन होता है। फिर हम देखते हैं इसे प्रोजेस्टेरोन व एस्ट्रोजन हार्मोन का स्त्रावण होता है, और ये दोनों ही हार्मोन कौन से हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है। और अंडाशय से एक प्रोटीन हार्मोन रिलैक्सिन का भी निर्माण होता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो क्या कार्य करता है, यह एक तो क्या करता है, गर्भावधि को या गर्भावस्था को बनाए रखता है। दूसरा, जो आर्तव चक्र है उसका नियंत्रण करता है, मेन्स्ट्रुअल साइकिल का नियंत्रण करता है। फिर हम लोग बात करते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की, ठीक है ना। यह भी अंडाशय से स्रावित होता है, और यह एस्ट्रोजन हार्मोन मादा के द्वितीयक लैंगिक गुण लक्षणों का निर्धारण करता है, जैसे आवाज का मधुर होना, स्तन ग्रंथियों का विकास होना। और मेन इंपोर्टेंट हम लोग देखते हैं मादा में आर्तव चक्र की शुरुआत या आर्तव चक्र का प्रारंभ भी कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन करता है। सबसे पहले जो आर्तव चक्र आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रजोदर्शन बोलते हैं। या आपने पढ़ा होगा बेसिक सी बातें 10th क्लास में, ठीक है ना। रजोदर्शन की जो क्रिया उसको प्रेरित कौन करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन ही करता है। आगे देखते हैं हम लोग रिलैक्सिन हार्मोन भी देख लेते हैं। ये रिलैक्सिन हार्मोन क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, देखना आप लोग। समझाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के समझ में आ रहा होगा। देखते हैं जो रिलैक्सिन हार्मोन है, काफी बार पूछा गया बोर्ड में क्वेश्चन है, ठीक है ना। जो अपने खालिस्तान रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं उनमें पूछा जाता है। ये इसका एक मेन इंपोर्टेंट पॉइंट दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर कि ये जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है कब, सगर्भता
सहगर्भता मतलब जब महिला प्रेग्नेंट होती है तो जो अपनी गर्भावधि है उसे क्या बोलते हैं, सहगर्भता। गर्भावधि पीछे पढ़ा होगा आप लोगों ने, गर्भावधि मैंने बताई थी क्या होती है, 270 दिन का पीरियड होता है, ठीक है ना, जब महिला भ्रूण का अंतरोपण होता है और उससे लेकर प्रसव तक का टाइम, कि बच्चे के जन्म तक का जो समय होता है उसको क्या बोलते हैं, गर्भावधि बोलते हैं। और जो गर्भावधि लगभग 270 दिन की होती है, ठीक है ना, या 9 महीने की होती है। पार्श्विरेशन पीछे हम लोगों ने पढ़ा ना। तो ये क्या होता है, सहगर्भता या गर्भावधि के उत्तरार्ध की अवधि में स्रावित होता है। अब सर उत्तरार्ध का मतलब क्या हो गया, देखो सहगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में, तो इसका मतलब हो गया जब सहगर्भता क्या होने वाली है, पूरी, ठीक है ना। और पूरी जब सहगर्भता होती है उस टाइम पे कौन सा हार्मोन होता है, रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, ताकि प्रसव की क्रिया क्या हो जाए, आसानी से हो जाए। आई होप सभी बच्चों ने 11th क्लास में ये पढ़ा होगा कि जो रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है, श्रोणी मेखला हम लोगों की जो होती है नीचे वाली, उसके अंदर की जो हड्डियां होती है नीचे वाली, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हिप बोन होती है, यहाँ वाली जो हड्डियां होती है नीचे वाली, इनके अंदर का जो जोड़ होता है, इस जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस जॉइंट को क्या करता है, ढीला करता है, ताकि जो बच्चा है गर्भ से आसानी से कहां आ सके, बाहर आ सके, ठीक है ना। इसलिए क्या करता है कि जो रिलैक्सिन हार्मोन होता है केवल सहगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में स्रावित होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब जब बच्चा पैदा होने वाला है तभी ये क्या होता है, स्रावित होता है, मतलब प्रसव के दौरान। सहगर्भता के उत्तरार्ध मतलब जब सहगर्भता की अवधि क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है, उसके बाद में ये स्रावित होता है, ताकि प्रसव की क्रिया क्या हो सके, आसानी हो सके। इसका कार्य क्या है, श्रोणी मेखला के प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट को क्या करता है, शिथिलित करता है, ढीला करता है, ताकि जो बच्चा है गर्भाशय से आसानी से कहां आ जाए, बाहर आ जाए। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। तो अंडाशय के जो बेसिक पॉइंट थे वो इतने ही थे। इसके बाद में हम लोगों ने क्या देखा था, ठीक है, प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ लिया। फिर आ जाते हैं सहायक नलिकाओं के बारे में देखना। अब डायग्राम बना लेते हैं हम लोग, है ना। देखो कुछ इस तरीके से, ये हम लोग बना लेते हैं डायग्राम इसका, ठीक है ना, समझने के लिए। कोशिश करूंगा मैं आप सभी बच्चों को अच्छे से समझा सकूं और आप लोगों को समझ में भी आए, ठीक है ना। अभी इसको अच्छा बना लेते हैं ना। इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा अपने मादा जनन तंत्र का डायग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। बेसिक सा डायग्राम बनाए। अभी इधर देखना, हम लोग देखते हैं जो अंडाशय होते हैं, ठीक है, वो इधर पाए जाते हैं। इधर एक अंडाशय इस साइड में होता है इस तरीके से, दूसरा अंडाशय, एक जोड़ी होते हैं ना इस तरीके से। अंडाशय के दोनों गर्भाशय के या फिर ये जो गर्भाशय वाला पार्ट है, इसके दोनों साइड में 2 अंडाशय पाए जाते हैं। और हम लोगों ने देखा जो अंडाशय होता है ये क्या है, अंडाशय या ओवेरी है, और इसके अंदर किसका निर्माण होगा, मादा युग्मक का क्या होगा, युग्मक का निर्माण होगा। और मादा युग्मक कौन होता है, अंडाणु होता है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा अंडाशय से प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, कोमा एस्ट्रोजन व रिलैक्सिन हार्मोन क्या होते हैं, स्रावित होते
है। बेसिक से पॉइंट थे, ये हम लोगों ने अंडाशय के बारे में पढ़ लिया। अब हमारी आ जाती है सहायक जनन नलिकाएं। सहायक जनन नलिकाएं, तो उनको देखते हैं। एक चीज जो ये और देख लेते हैं, जो अंडाशय होता है इस साइड में इस तरीके से गर्भाशय से जुड़ा होता है स्नायुओं या लिगामेंट्स के द्वारा, ठीक है ना, ऐसे जुड़े हुए रहते हैं, ध्यान रखना। और इस तरीके से ऐसे जुड़े हुए रहते हैं। और जो अपनी उदर भित्ति होती है, पेट की दीवार होती है, उससे भी ये लिगामेंट्स के द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं? लिगामेंट्स या स्नायु, ठीक है ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्नायु क्या होते हैं, 11वीं क्लास की बातें हैं, ठीक है ना। अभी हम लोग देख लेते हैं, इधर गर्मी ज्यादा हो रही है, लाइट है ना, फोकस की वजह से देखते हैं। अभी देखना आप लोग, समझना कि अंडाशय होता है, अंडाशय के अंदर एक जोड़ी होता है, एक इधर रहा और एक इधर रहा, एक जोड़ी हो गई, ठीक है। और इनके अंदर अंडाणु या मादा युग्मक का फॉर्मेशन होता है, और इससे 3 हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन हार्मोन का स्त्राव होता है। फिर आते हैं हम लोग इसमें सहायक नलिकाओं में, और सबसे पहले हमारे पास थी सहायक नलिका कौन सी? डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब होती है, ठीक है ना। सबसे पहली जो सहायक नलिका होती है वो कौन सी होती है? डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब होती है। तो देखना, इधर समझने की कोशिश करना। फेलोपियन ट्यूब का सबसे आगे वाला भाग एक कीप नुमा भाग होता है। कैसा होता है? फेलोपियन ट्यूब का सबसे आगे वाला भाग या फिर अंडाशय की ओर वाला भाग क्या होता है? एक कीप नुमा भाग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कीपक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कीपक। या फिर इसको हम लोग थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, फिर बोलोगे सर दिखाई नहीं दे रहा था। कीपक, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको इनफंडीबुलम, ठीक है ना। कीपक या इनफंडीबुलम बोलते हैं। दोबारा से सुनना और लिख लेना, यहीं से नोट्स बनाने आपको, तो यहीं से बना लेना कि अंडाशय की ओर वाला भाग, ठीक है ना, अंडवाहिनी का अंडाशय की ओर वाला भाग या अंडाशय के सबसे नजदीक वाला भाग एक कीप नुमा संरचना होती है, जिसे कीपक या इनफंडीबुलम कहते हैं, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं कि जो कीपक होता है इसके आगे की ओर कुछ इस तरीके से अंगुली नुमा क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अंगुली नुमा परवर्त होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, अंगुली नुमा परवर्त होते हैं, ठीक है ना। और इन अंगुली नुमा परवर्त को हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्बरी। क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं, या फिर झालर बोलते है। वही जो आप बोलते हो ना अपने दोस्त को, बावड़ी झालर है ना, वो वाला झालर, ठीक है। तो देखना कि अंडाशय के पास वाला भाग या अंडाशय के ओर वाला भाग अंगुली नुमा प्रवर्त होते, सॉरी, अंडाशय की ओर वाला भाग एक कीप नुमा संरचना होती है, उसे इनफंडीबुलम कहते हैं। और इनफंडीबुलम या कीपक के आगे की ओर अंगुली नुमा प्रवर्त होते हैं। आगे की ओर क्या होते हैं? अंगुली नुमा प्रवर्त होते हैं, जिन्हें फिम्बरी या झालर कहते हैं। और ये झालर क्या करते हैं? अंडाणु को पकड़ने का कार्य करते हैं। अंडाणु को पकड़ने का कार्य करते हैं। अभी अपने पास बोर्ड छोटा है इसलिए थोड़ी जगह कम है, बाकी आप लोग यदि साथ दोगे तो अपना डिजिटल बोर्ड जल्दी आ जाएगा। फिर हम लोग इसको डायग्राम को अच्छे से समझाएंगे दोबारा जब रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। तो इधर देखना, अंडाणु को पकड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। कोई दिक्कत? जो फिम्बरी होती है इसका कार्य क्या है? देखना, अंडोत्सर्ग के समय, अंडोत्सर्ग किसे कहते हैं? कि अंडाशय के अंदर क्या बनता है? अंडाणु बनता है, और ये अंडाणु यहां से किधर निकल जाता है? उदर गुहा में निकल जाता है। और इसको पकड़ने का काम कौन करता है? इस अंडाणु को पकड़ने का काम कौन करेगी? फिम्बरी करेगी, झालर करेगी, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। आप देख लेना, बाकी पीछे से रिवीजन कर करके आपके पास तो ऑप्शन है ना, वीडियो को पीछे से घुमा सकते हैं। फिर हम लोग देखते हैं ये अंडाणु यहां से कहां चला जाता है? इस वाले भाग में चला जाता है, ठीक है ना। तो इस वाले भाग को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे, एक मिनट, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलते हैं? एम्पुला या तुम्बिका। क्या बोलते हैं? तुम्बिका भाग बोलते हैं। जो यहाँ पे क्या चला गया? इधर से अंडाणु चला गया, ठीक है ना। और इस भाग को क्या बोलेंगे हम लोग? तुम्बिका या एम्पुला बोलते हैं। अंडवाहिनी का मध्य फुला हुआ भाग क्या कहलाता है? एम्पुला या तुम्बिका कहलाता है।
अंडवाहिनी का मध्य का फुला हुआ भाग क्या कहलाता है? एम्पुला या तुम्बिका कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं कि इस तुम्बिका में होता क्या है। इस तुम्बिका में मनुष्य में निषेचन की क्रिया होती है। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनुष्य में निषेचन की क्रिया क्या होती है? एम्पुला पार्ट में होती है। क्यों? नर यहाँ पर योनि में अपने शिशन के द्वारा शुक्राणुओं को छोड़ेगा और ये शुक्राणु यहाँ से दौड़ते हुए इधर से दौड़ते 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 कहां तक आएंगे? अंडवाहिनी के एम्पुला पार्ट तक आएंगे और इन शुक्राणुओं को दौड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो शुक्राणु यहाँ से यहाँ तक पहले पहुंचेगा वो ही अंडाणु को निषेचित करेगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना। तो अंडवाहिनी का मध्य फुला हुआ भाग क्या कहलाता है? तुम्बिका या एम्पुला कहलाता है। और मनुष्य में अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया होती है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं ये वाला पार्ट पतला हो गया, बारीक हो गया। ठीक है ना? और इसको बारीक होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संकरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संकरा। ठीक है ना? तो इस पथ का नाम भी क्या हो जाएगा? संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ। ठीक है ना? अंडवाहिनी का गर्भाशय की ओर वाला भाग या अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ने वाला भाग क्या कहलाता है? संकीर्ण पथ कहलाता है। और इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोल देते हैं? इस्थमस बोल देते। क्या बोल देते हैं? इस्थमस। ठीक है, आई होप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे। अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, ये वाला भाग एम्पुला हो गया। ठीक है ना? अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में, इसको मिटा देता हूं मैं ऊपर क्योंकि अपने को जगह चाहिए। जैसे अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में निषेचन की क्रिया होती है, वैसे ही इंपॉर्टेंट लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, देखना आप लोग, समझने की कोशिश करना। इस संकीर्ण पथ या इस्थमस भाग में विदलन की क्रिया चालू होती है। क्लीवेज क्या होता है? स्टार्ट होता है। मैंने पीछे समझा है फर्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट था, विदलन क्या होता है, निषेचन क्या होता है, बेसिक पॉइंट हमने वहां पर पढ़े। और कीपक, एम्पुला और संकीर्ण पथ तीनों को मिलाकर क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी बोलेंगे। तो हम लोग सहायक नलिकाओं में पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी के बेसिक से हम लोग देखते हैं 3 भाग होते हैं। सबसे पहला क्या हो गया? कीपक या इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम। और हम लोगों ने क्या देखा? अंडवाहिनी का अंडाशय की ओर वाला भाग जो कीप नुमा होता है, या अंडवाहिनी का अंडाशय की ओर वाला भाग जो कीप नुमा होता है, कीपक या इनफंडीबुलम कहलाता है। फिर हम लोगों ने देखा जो कीपक या इनफंडीबुलम होता है, ठीक है ना, इसके आगे का भाग होता है, उस पर छोटे छोटे अंगुली नुमा प्रवर्त पाए जाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, और उनको हम लोग क्या बोलते हैं? फिम्बरी या झालर बोलते हैं। ये रही अपनी फिम्बरी या झालर। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। दूसरा हम लोग पॉइंट देखते हैं, कौन सा? एम्पुला। आप बोलोगे सर वहां पर हमें जो नाम है दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, अपने पास इतना ही स्पेस है, जितना ही स्पेस उसके हिसाब से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो जो कीपक है इनफंडीबुलम है, इसीलिए नीचे दोबारा से नाम इनके लिख रहा हूं। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कीपक के बाद में अंडवाहिनी का दूसरा भाग क्या है? एम्पुला या तुम्बिका। एम्पुला या तुम्बिका है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अंडवाहिनी का मध्य भाग, अंडवाहिनी का मध्य भाग, मध्य फुला हुआ भाग, अंडवाहिनी का मध्य फुला हुआ भाग क्या कहलाता है? एम्पुला या तुम्बिका कहलाता है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो अंडवाहिनी का मध्य फुला हुआ भाग है, एम्पुला, उसमें मनुष्य में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो यहां पर हम लोग लाइन लिख देंगे कि मानव में निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी के एम्पुला भाग में संपन्न होती है। फिर हम लोग देखते हैं तीसरा इसका पार्ट क्या था? इस्थमस। इस्थमस या संकीर्ण पथ। संकीर्ण पथ, अरे संकीर्ण मतलब संकरा, पतला रास्ता। देख रहे हो इधर, देखो फेलोपियन नलिका क्या हो गई? पतली हो गई। ठीक है ना, तो पतला भाग आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अंडवाहिनी का वह भाग जो इसको गर्भाशय से जोड़ता है, या अंडवाहिनी का पिछला भाग जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है, क्या कहलाता है? इस्थमस या संकीर्ण पथ कहलाता है। अंडवाहिनी का पीछे की ओर का भाग या पिछला भाग जो अंडवाहिनी को गर्भाशय से जोड़ता है, इस्थमस या संकीर्ण पथ कहलाता है।
बाद में हम लोगों ने देखा कि इस इस्तमस में विदलन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मानव में निषेचन की क्रिया एम्पुला भाग में होती है और जो मानव में विदलन की क्रिया कहाँ चालू होती है, इस्तमस या संकीर्ण पथ में चालू होती है। तो इन तीनों पार्ट को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे, अंडवाहिनी, डिंब वाहिनी या फिर फेलोपियन नलिका बोलेंगे। आई होप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। देखो थोड़ा समझने लायक पार्ट है, मजाक वाला कम है, इसलिए मजाक भी हम लोग कम ही करेंगे। आगे देखना आप लोग, इनको मैं मिटा देता हूं, आप लोगों ने इनको देख लिया होगा क्योंकि आगे का पार्ट भी तो मैं समझने है। कि अपने पास स्पेस की थोड़ी कमी है, जगह थोड़ी कम है। अब देखना हम लोग दूसरा पॉइंट आ जाएगा हमारा। दूसरी जो सहायक नलिका थी क्या थी, गर्भाशय। गर्भाशय, ठीक है ना। इधर देखना, तो गर्भाशय का भी हम लोग 3 पार्ट हो जाएंगे। देखना गर्भाशय का ऊपर वाला, ये वाला जो भाग ऊपर वाला गोल घुमावदार भाग, इसको हम लोग बोलते हैं फंडस, या इसको हिंदी में थोड़ा अटपटा हो जाएगा ना, ये याद रख लेना आप लोग ना। फंडस हिंदी में बुघन है, कुछ इस तरीके से इसको बोलते हैं, तो वो थोड़ा आपके लिए अटपटा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा और आपको याद भी नहीं होगा। तो ये वाला इंग्लिश वाला याद करना, जो गर्भाशय का ऊपर का गोल घुमावदार भाग है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फंडस बोलते हैं, ठीक है ना। गर्भाशय का ऊपर का, गर्भाशय के ऊपर का गोल घुमावदार भाग फंडस कहलाता है। इसके बारे में वैसे कोई विशेष बातें नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये क्या हो गया, इसका फंडस या फंडिक भी लिखा होता है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। कि गर्भाशय का ऊपर का गोल घुमावदार भाग फंडस कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं इधर से कुछ इस तरीके से, इधर थोड़ा इसको और पतला करते हैं ताकि अपना डायग्राम थोड़ा और भी सही बन जाए, ठीक है ना। इधर देखना आप लोग, समझाने में आसानी होगी ना। इस तरीके से मैं बना रहा हूं इसको, इस तरीके से, ठीक है। पहला भाग हो गया फंडस, गर्भाशय का ऊपर का गोल घुमावदार भाग क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, देखना जैसा एनसीईआरटी में दे रखा है वैसा ही बनाते हैं ना। इस तरीके से बना रखा है एनसीईआरटी वाला चित्र, ये सही समझ में आएगा आपको ना। देखना गर्भाशय का ऊपर वाला गोल घुमावदार भाग फंडस कहलाता है। दूसरी बात आती है गर्भाशय काय की, किसकी आती है, गर्भाशय काय, ठीक है ना। इसको हम लोग बच्चादानी भी बोलते हैं और वुम्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बच्चादानी, बच्चादानी या वुम्ब, ठीक है ना। इसको बच्चादानी या वुम्ब भी बोलते हैं। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा इसका, गर्भाशय काय, ठीक है ना, गर्भाशय काय, और जिसको हम लोग बच्चादानी या वुम्ब भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है, इसमें बच्चे का परिवर्तन होता है, भ्रूण का परिवर्तन होता है। भ्रूण का क्या होता है, इसमें परिवर्धन होता है, बच्चे का विकास होता है। तो बच्चा 9 महीने तक कहां पर पलता है, गर्भाशय का या बच्चादानी या वुम्ब में पलता है। इतना याद रखना है, बेसिक सी बातें, ज्यादा डिटेल में याद रखने की जरूरत नहीं है। कि गर्भाशय काय में भ्रूण का परिवर्तन होता है, अर्थात 9 महीने तक बच्चा पलता है, ठीक है। तीसरी बात हम लोग देख लेते हैं, इसका जो नीचे वाला ये वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं गर्भाशय गिरवा। क्या बोलते हैं, गर्भाशय ग्रीवा, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे, नीचे वाला भाग हो जाएगा इसका गर्भाशय गिरवा। ये हो गया बी, ये हो जाएगा सी, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय
ग्रीवा। कुछ नहीं है, बेसिक सी बात याद रखनी है, सीधी सीधी सी, कि गर्भाशय का निचला पतला भाग या संकरा भाग क्या कहलाता है? गर्भाशय गिरवा कहलाता है। गर्भाशय का निचला पतला संकरा भाग क्या कहलाता है? गर्भाशय गिरवा कहलाता है। कोई दिक्कत है? ठीक है ना। और यहां पर ये हो जाएगी फिर गिरवा नाल, गिरवा नाल, ठीक है ना। ये अलग से पॉइंट है, देखना गिरवा नाल क्या होती है। ये नीचे कौन है? योनि, वेजाइना है, ठीक है ना, जहां पर नर क्या करता है? मैथ्यून करता है। भाईजन नाग पे मैं आपको समझाऊंगा डायग्राम बनाकर। गिरवा नाल किसे बोलेंगे? गर्भाशय गिरवा और योनि मिलकर किसका निर्माण करते हैं? एक पतली संकरी नलिका का निर्माण करते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गिरवा नाल बोलते हैं। सर्विकल केनाल, सर्विकल केनाल बोलते हैं। देखना दोबारा से, गर्भाशय गिरवा क्या बोलेंगे? गर्भाशय का निचला संकरा भाग या गर्भाशय का निचला पतला भाग क्या कहलाता है? गर्भाशय गिरवा कहलाता है। फिर हम लोग देखते हैं गिरवा नाल किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे लिख लेना, जैसे मैं बोल रहा हूं, नोट्स आपके रेडी हो जाएंगे। फिर हम लोग देखते हैं गिरवा नाल या सर्विकल केनाल क्या होती है। तो समझने की कोशिश करना कि गर्भाशय गिरवा व योनि के मिलने की जगह, गर्भाशय गिरवा व योनि मिलकर या फिर मिलने की जगह एक पतली नलिका का निर्माण होता है, एक संकरी नलिका का निर्माण होता है, उसे गिरवा नाल या सर्विकल केनाल कहते हैं। आई होप सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा। फिर लास्ट में आ जाती है योनि, और योनि क्या है? जो मादा का बाह्य जनांग है। तो बाह्य जनांग में हम लोग इसको सॉरी बाह्य जनांग नहीं, ये तो आंतरिक जनांग ही हो गया ना, योनि, वेजाइना, ठीक है ना। योनि को क्या बोलेंगे हम लोग इंग्लिश में? वेजाइना। और इस वेजाइना में नर क्या करता है? अपने वीर्य को, स्पर्म को छोड़ता है। लिखोगे क्या? योनि, ठीक है ना। गर्भाशय का या फिर योनि वह भाग, ठीक है, मादा जनन तंत्र का वह भाग जहां पर नर मैथ्यून की क्रिया के द्वारा, ठीक है, या मैथ्यून की क्रिया के द्वारा वीर्य सेचन करता है, अपने स्पर्म या अपना जो वीर्य छोड़ता है, उस भाग को क्या बोलेंगे? योनि या वेजाइना बोलेंगे, ठीक है ना। तो आई होप सभी बच्चों को ये मादा जनन तंत्र अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अभी हम लोग देखते हैं इस गर्भाशय के बारे में 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं। देखना ठीक है। अब देखना आप लोग इसके अंदर के तरफ हम लोग देखते हैं तो गर्भाशय की जो दीवार है, ठीक है ना, गर्भाशय की जो भित्ति होती है, गर्भाशय की भित्ति को 3 भागों में बांटा गया है। गर्भाशय की भित्ति को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। एक तो होती है गर्भाशय की बाहर वाली भित्ति, ठीक है ना, इसके बारे में कोई विशेष पॉइंट नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं परिगर्भाशय, परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है ना। परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम पहला पॉइंट हो जाएगा। गर्भाशय भित्ति को 3 भागों में बांटते, लिखना क्या अपने को कि गर्भाशय भित्ति को 3 भागों में बांटते। पहला पॉइंट हो जाएगा अपना परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम, और इसमें लिखेंगे क्या? यह गर्भाशय का बाह्यतम स्तर है। बस इतना ही याद रखना है, यह गर्भाशय का बाह्यतम स्तर है। फिर हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट इसका, ठीक है ना। और दूसरे पॉइंट में क्या आ जाती है इसकी? मध्य गर्भाशय। अंदर वाली भित्ति का क्या नाम है? मध्य गर्भाशय या गर्भाशय पेशी स्तर, इसका नाम हो जाएगा 2 नंबर का गर्भाशय, गर्भाशय पेशी स्तर। और इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। तो जो गर्भाशय का पेशी स्तर होता है, ठीक है ना, इसका ध्यान रखना, ये भी पतला है और ये भी क्या है? सॉरी मोटे है। दोनों स्तर कैसे होते हैं? मोटा स्तर है।
और ये भी कैसा है, मोटा स्तर है, ठीक है ना। और ये बना हुआ किसका है, देखना शब्द में अर्थ है ना इसका, पेशी किसका बना हुआ, मांसपेशियों का बना हुआ है। तो बाहर वाला हो गया परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम, ठीक है ना, और अंदर वाला हो जाएगा गर्भाशय पेशी स्तर या मध्य गर्भाशय, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। अब होता क्या है, ये जो गर्भाशय का आंतरिक परत या मध्य भित्ति होती है, ये मांसपेशियों की बनी हुई होती है। तो लिखना क्या है कि गर्भाशय की मध्य भित्ति मांसपेशियों की बनी होती है। अब देखना ये काम में क्या होती है, फिर हम लोग क्या लिखेंगे कि ये जो मांसपेशी होती है इनमें क्या होता है, संकुचन होता है। कब होता है, प्रसव के समय, ठीक है ना, डिलीवरी के समय जब बच्चा पैदा होता है तो इनमें क्या होता है, संकुचन होता है। और संकुचन किसकी वजह से होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से क्या होता है, इनमें संकुचन होता है, ठीक है ना। इतना ध्यान रखना है बस कि प्रसव के समय गर्भाशय पेशी स्तर में तीव्र संकुचन होता है, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है। आई होप सभी बच्चे समझ पा रहे हैं, ठीक है ना, कि गर्भाशय पेशी स्तर में गर्भाशय का मध्य पेशी स्तर या गर्भाशय का मध्य स्तर पेशियों का बना होता है, जिसमें प्रसव के समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से तेज या तीव्र संकुचन होते हैं, जिससे बच्चे का जन्म आसानी से हो जाता है, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं, दोनों परत आपके समझ में आ गई होगी, तो मैं इनको मिटा देता हूं। अभी जगह होती है चारों तरफ लिखा होता है तो कितना अच्छा लगता है ना, लेकिन हो जाएगा सब कुछ एडजस्ट, आप समझने की कोशिश करना। इसका जो अंदर वाला परत है ये देखना, ये कैसा होता है, ग्रंथिल होता है। कैसा होता है, ग्रंथिल। और किसका बना होता है, रक्त व रक्त नलिकाओं का बना होता है। किसका, रक्त व रक्त नलिकाओं का बना होता है। आंतरिक जो स्तर होता है कैसा होता है, ग्रंथिल होता है। और आंतरिक स्तर को हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भाशय या अंतः गर्भाशय स्तर, अंतः गर्भाशय स्तर, अंतः गर्भाशय। तीसरा स्तर हो गया ना इसका, तीसरा वाला पार्ट, अंतः गर्भाशय स्तर। आई होप सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। अंतः गर्भाशय स्तर या अंदर वाला हो गया ना इसको एंडोमेट्रियम, क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम बोलते हैं, अंतः गर्भाशय या एंडोमेट्रियम बोलते हैं। अब देखना होता क्या है, ये एंडोमेट्रियम ही, ठीक है ना, जब महिला में हर महीने क्या आती है, एमसी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, आर्तव चक्कर आता है, तो ये जो गर्भाशय का आंतरिक स्तर है क्या करता है, टूट टूट कर कहां आता है, बाहर आता है। या तो यहाँ पर अंडाणु का निषेचन हो जाएगा, और यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होगा तो ये क्या होता है, गर्भाशय का आंतरिक जो परत है वो टूट टूट कर योनि के द्वारा कहां आ जाती है, बाहर आ जाती है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एमसी आना, आर्तव चक्कर आना। तो ध्यान रखना कि गर्भाशय का सबसे आंतरिक स्तर अंतः गर्भाशय स्तर है, इसको एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, एंडोमेट्रियम, ठीक है ना। इसमें लिखना क्या है अपने को, यह रक्त नलिकाओं, यह गर्भाशय का आंतरिक ग्रंथिल स्तर होता है, लिखना यह गर्भाशय का आंतरिक ग्रंथिल स्तर होता है, जो रक्त व रक्त नलिकाओं से बना हुआ होता है, ठीक है। और यही स्तर या गर्भाशय का आंतरिक स्तर जब महिलाओं में एमसी आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, तो टूट टूट कर कहा जाता है, योनि मार्ग के द्वारा बाहर आ जाता है। तो ये मादा जनन तंत्र कंप्लीट हो गए। अभी इसकी जो अंदर वाली चीजें बची है, ठीक है ना। हाँ, एक चीज और हम लोगों ने लास्ट में देखी थी, सहायक ग्रंथियां। तो देखना यहां पर अंदर की तरफ योनि की दोनों साइड में इधर क्या पाई जाती है, इसके अंदर बर्थोलीन ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी, बर्थोलीन ग्रंथियां पाई जाती है। एक जोड़ी होती है, ध्यान रखना, अंदर की ओर होती है, योनि में अंदर की ओर होती है, और एक जोड़ी होती है। और इनका काम क्या है, जब मैथ्यून होता है तो ये मादा के योनि वाले भाग को क्या बनाती है, चिकना बनाती है। यहाँ पर श्लेष्मा का स्त्रावण करती है, ताकि मैथ्यून के टाइम पर घर्षण को क्या कर सके, कम कर सके, और यहाँ पर गर्मी उत्पन्न न हो। बस इतना ही काम है बर्थोलीन ग्रंथियों का। अभी हम लोग देखते हैं बाह्य जननांगों का अध्ययन। ठीक है ना, बाह्य जननांग अभी हम लोगों ने देखा था ना, ऊपर वहां पे लिखा था। तो मैं बनाता हूं डायग्राम, आई होप सभी बच्चे समझने की कोशिश करना। अच्छा डायग्राम बना लेते हैं इसका, एक कुछ इस तरीके से।
इस तरीके से, ठीक है ना। मादा के जो बाह्य जनांग में वो देखने हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था मोन्स प्यूबिस, तो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट बना देता हूँ, योनि वाला पार्ट कुछ इस तरीके से होता है। समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक है ना। और नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, डरने की जरूरत नहीं है। तो समझना, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था मोन्स प्यूबिस। बाह्य जनांग में सबसे पहला कौन सा होता है? मोन्स प्यूबिस होता है। तो ध्यान रखना, यह एक वसीय उत्तक है। यहाँ पे ऊपर की जो त्वचा होती है ना, योनि के ऊपर की ये त्वचा, यहाँ पे किसका जमाव होता है? वसा का जमाव होता है। तो मोन्स प्यूबिस इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। योनि के ऊपर का भाग, ठीक है ना, या फिर वेजाइना के ऊपर का भाग, या बाह्य जनांगों के ऊपर का भाग, जहां पर क्या होती है? वसा का जमाव होता है, क्या कहलाता है? मोन्स प्यूबिस कहलाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर देखना आप लोग, हम लोगों ने 2 ओष्ठ पढ़े थे, याद करना। देखें इस तरीके से, योनि के ऐसे बाहर की ओर, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग मोन्स प्यूबिस देखा था कि योनि के ऊपर के और वसा का जमाव होता है, या फिर यह वसा युक्त उत्तक है, इतना याद रखना है। फिर हम लोग देखते हैं कौन? लेबिया मेजोरा या वरहद भगोष्ठ, ठीक है ना। तो देखना कि बाह्य जनांग के अंदर या योनि के बाहर की ओर त्वचा के 2 बड़े वलन पाए जाते हैं, ठीक है ना। लिखना क्या है? योनि के बाहर की ओर त्वचा के 2 बड़े वलन पाए जाते हैं, उन्हें वरहद भगोष्ठ कहते हैं। मतलब बाहर की ओर 2 बड़े होठनुमा संरचना होती है। इस तरीके से ये जो मैंने बनाया ना, ये वाले क्या है? वरद भगोष्ठ होते हैं। योनि के बाहर की ओर त्वचा के 2 बड़े वलन पाए जाते हैं, जिन्हें वरहद भगोष्ठ कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं इधर ऊपर कुछ इस तरीके से, इस तरीके की एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस। क्या बोलते हैं? क्लाइटोरिस या भग शेप बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? भग शेप। ये क्या हो जाएगी? भग शेप, ठीक है ना। और इसके बारे में कुछ याद नहीं रखना है, इतना याद रखना है, ये नर के शीशन के समजात अंग है। नर के शीशन के समजात अंग है, ठीक है ना। जिस तरीके से नर में शीशन होता है, वैसे ही मादा में कौन होती है? भग शेप या क्लाइटोरिस होती है, ठीक है ना। फिर हम लोग देखते हैं वरद भगोष्ठ। हम लोगों ने देख लिया कि योनि के बाहर की ओर त्वचा के 2 बड़े वलन पाए जाते हैं, जिन्हें वरद भगोष्ठ कहते हैं। क्लाइटोरिस में हम लोग देखेंगे भग शेप या क्लाइटोरिस में देखेंगे यह नर के शीशन के समजात अंग है। फिर हम लोग देखते हैं इन वरद भगोष्ठों के नीचे 2 छोटे छोटे होठनुमा संरचनाएं और होती है। इस तरीके से वरद भगोष्ठों के नीचे 2 छोटी छोटी ओष्ठनुमा संरचनाएं या त्वचा के 2 छोटे छोटे वलन और होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोल देंगे? लघु भगोष्ठ बोल देंगे। ये बाह्य जनांग हो जाएंगे इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से देखना आप लोग, इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएंगे? लघु भगोष्ठ। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वरद भगोष्ठ के नीचे त्वचा के 2 छोटे वलन पाए जाते हैं। त्वचा के 2 छोटे भगोष्ठ, अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? भगोष्ठ। वरद भगोष्ठों के नीचे त्वचा के 2 छोटे वलन और पाए जाते हैं, उन्हें लघु भगोष्ठ कहते हैं। फिर यहां पर देखना, एक तो होता है मूत्र मार्ग और एक होता है जनन मार्ग, इस तरीके से, ठीक है ना। इस तरीके से होता है। तो योनि होती है, मादा के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों अलग अलग खुलते हैं, और नर के अंदर केवल क्या खुलता है? एक ही भाग होता है जिसमें मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों का काम करता है। तो ये तो क्या हो जाएगा अपना योनि वाला भाग, ठीक है ना, जिसको हम लोग भग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भग।
ये तो क्या हो जाएगी, भग हो जाएगी, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूत्र मार्ग। और इसको क्या बोल देंगे हम लोग, जनन मार्ग, ठीक है ना। कोई दिक्कत यहां तक। और अब देखना, दोनों पार्ट हो गए कंप्लीट, ठीक है। मादा के अंदर मूत्र मार्ग और जनन मार्ग दोनों अलग अलग बाहर की ओर खुलते हैं। फिर देखना, ये जो अपना जनन मार्ग है, भग जो होती है, इसके ऊपर एक पतली परत और पाई जाती है, एक झिल्ली सदृश संरचना और पाई जाती है इस तरीके से, जो इसको बंद रखती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइमेन या योनि छद बोलते हैं। इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलेंगे, योनि छद, योनि छद या हाइमेन बोलते है, ठीक है ना। और ये हाइमेन इस जनन मार्ग को ढके हुए रखती है। अब एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि ये हाइमेन जो होती है, योनि छद जो होती है, ठीक है ना, ये महिलाओं के अंदर साइकिल चलाने से, ठीक है ना, या घुड़सवारी से या तेज दौड़ने के दौरान क्या हो जाती है, फट जाती है। साइकिल चलाने से, घुड़सवारी से या तेज दौड़ने की वजह से क्या हो जाती है, महिलाओं की योनि छद फट जाती है। तो यदि किसी महिला में योनि छद हाइमेन फटी हुई है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इसने पहले किसी दूसरे पुरुष के साथ संभोग किया है, तो ये गलत होगा। एनसीईआरटी ने ये लाइन कंसीडर कर रखी है कि जो योनि छद होती है सामान्यतः कब बढ़ती है, जब महिला किसके साथ संभोग करती है, पुरुष के साथ मैथुन क्रिया, सेक्स करती है, ठीक है ना। महिला जब पुरुष के साथ सेक्स करती है तब क्या होती है, फट जाती है, योनि छद फट जाती है। लेकिन एनसीईआरटी में अलग से एक लाइन और देखिए, यदि हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि यदि किसी महिला की योनि छद फटी हुई है, हाइमेन फटी हुई है, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते कि इस महिला ने पहले किसी पुरुष के साथ संभोग किया है या नहीं किया है, क्योंकि ये साइकिल चलाने की वजह से, घुड़सवारी की वजह से या तेज दौड़ने की वजह से भी फट जाती है। आई होप आज की क्लास सभी बच्चों को समझ में आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।